तारीख बुध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए सर्वप्रथम जिस मकसद के लिए ये कार्यक्रम आज रखा गया है, 2 अप्रैल के दिन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करते हुए हमारे समाज के जो 13 बहादुर नौजवान जो शहीद हो गए थे, मैं उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ में उनके माता पिता जिन्होंने अपनी संतान को समाज के हित में खोया है, मैं उनके प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि वो महाकालिक बुद्ध के अनुकंपा के पात्र बने रहे। प्रभु उपासक उपासिका, विषय बहुत गंभीर है, कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत संक्षिप्त में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। अगर कोई इस घटना को देखे, थोड़ा शांत हो जाए तो मैं अपनी बात ठीक से रख लूं। मैं सभी पांडाल पे खड़े लोगों से निवेदन है, सिर्फ 3 मिनट बोलूंगा, आप शांत हो जाए। अगर कोई व्यक्ति इस घटना को देखे, हम जानते हैं कि इस देश का मीडिया देखता नहीं है, उसे हम नजर नहीं आते, फिर भी कोई सुने और कोई देखे तो इस बात को समझने की कोशिश करे, इन 13 नौजवानों को शहादत क्यों देनी पड़ी? क्या ये लड़ने के लिए गए थे? क्या इनके पास हथियार थे? क्या ये उपद्रवी थे? क्या ये सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे थे? कितना बड़ा जुल्म होता है जब देश की सरकार अपने ही नागरिकों को अपनी गोली का शिकार बनाती है, जब देश की सरकार अपने ही नागरिकों पर जुल्म करने वालों के साथ खड़ी हो जाती है। अगर सरकार निष्पक्ष होती, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होता, तो हमें अपने 13 नौजवानों को खोना नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जो समाज शहादत को सम्मान देना सीख जाता है, जो समाज सामाजिक हित के लिए दी गई शहादत का सम्मान करना सीख जाता है, केवल उसी समाज को जिंदा रहने का हक होता है, उसी समाज को जिंदा होने का होता है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे देश में आंदोलन चला, और पूरे देश में जो आंदोलन चला, जिन्होंने गिरफ्तारियां दी, जिन पर केस लगे, जिनकी शहादत हुई, इस देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर के देश की राजधानी में उनको सम्मान देने का जो काम किया, मैं साधुवाद देता हूं। आज के इस बहुजन सम्मान महासभा में उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सोचिए, हम क्या मांग रहे थे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखित भारत का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है, सम्मान से जीने का हक देता है। लेकिन ये व्यवस्था इस देश के कुछ जातिवादी लोगों को अच्छी नहीं लगती। यहां तो व्यवस्थाओं का टकराव है। एक वे लोग जो भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, और एक वे लोग हैं जो भारत के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पर जुल्म करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए।
भारत का संविधान भी यह बात कहता है और दुनिया के सारे देशों के संविधान भी यही बात कहते हैं, जब भी कोई जुल्म करे तो जुल्मी को सजा मिलनी चाहिए और जिस पर जुल्म हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। भारत के संविधान में इस बात का प्रावधान था। अगर इस देश के शोषित पीड़ित पर कोई जुल्म करता है तो उसके खिलाफ कानून मुस्तैदी से काम करेगा, लेकिन देश की न्यायपालिका को यह बात समझ में नहीं आई। देश की न्यायपालिका भी कई बार जातिवादी बात करती है और कहा कि यह कानून हटना चाहिए, और कानून हटा तो हमें लगा कि भारत का संविधान जो हमें सुरक्षा की गारंटी देता है, आज उस गारंटी को खत्म कर दिया गया है और समाज आंदोलित उठा। हमारी एक ही मांग थी कि हमें इस देश में सम्मान से रहने का हक मिलना चाहिए। हमारी एक ही मांग थी कि भारत का संविधान जो हमें सुरक्षा की गारंटी देता है वो हमें मिलनी चाहिए और प्रत्येक देश के नागरिक को अधिकार है वो अपनी सुरक्षा की गारंटी की बात करे। लेकिन इस देश का सारा मीडिया जालिमों के पक्ष में खड़ा हो गया, जुल्म करने वालों के साथ खड़ा हो गया। इस देश का तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जुल्मियों के साथ खड़ा हो गया। बात यह नहीं थी कि किस जाति का व्यक्ति किस जाति के व्यक्ति पर जुल्म करता है, बात सिर्फ इतनी थी, एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति पर जुल्म करता है। एक जातिवादी मानसिकता का जो जुल्म है हम इसको बहुत सहा है। एक सहारा था भारत का कानून, लेकिन सहारे को छीन लिया तो लोग आंदोलित हो गए, और लोग आंदोलित हो गए तो सड़कों पर उतरे। हमारा प्रदर्शन शांति प्रिय था। हमारे प्रदर्शन में एक आवाज थी, सुरक्षा की गारंटी की आवाज, इस देश के बहुजन के जाग जाने की आवाज। लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया और हम पर फिर जुल्म किया और 13 साथी शहीद हो गए। इस देश की पुलिस ने निहत्थे लोगों पर डकैती की धाराएं लगाई। जो लोग खाली हाथ पंसिल का झंडा लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ डकैती के मुकदमे दर्ज किए गए, उनके खिलाफ आगजनी के मुकदमे दर्ज किए गए और देश का बुद्धिजीवी चुप रहा। मैं उन बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके पक्ष में नहीं खड़े, मैं उन बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूं जिनके पक्ष में लोग सड़कों पर उतरे, आपके पक्ष में लोग उतरे, लेकिन बुद्धिजीवी घर से बाहर नहीं निकले। टेलीविजन पर देखते रहे होंगे, जब तक कोई व्यक्ति जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपनी आवाज नहीं उठा सकता उसकी कोई बात नहीं सुनता। मैं साधुवाद देता हूं नौजवानों को जो सड़क पर उतरे, आवाज को बुलंद किया, भले शहादत देनी पड़ी, भले मुकदमे दर्ज होने पड़े, लेकिन देश को बता दिया बाबा साहब के संविधान की वजह से, बाबा साहब की कुर्बानी की वजह से आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। और लड़ाई की पहली मिसाल बनी थी 2 अप्रैल की घटना। मैं तमाम साधुवाद देता हूं तमाम नौजवानों को जो इस घटना के आंदोलनकर्ता बने थे। हमने क्या मांगा था सरकार से? सिर्फ सुरक्षा, और हम पर जुल्म हुआ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि जो कुछ मांगा जाए वो मिल जाए। हमें इतिहास से सबक सीखना है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था, मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से सीखा है कि आंदोलन कैसे चलाया जाए। मान्यवर साहब काशीराम जी का कहना है, मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से सीखा है कि आंदोलन कैसे चलाया जाए, और मैंने इस देश के अंबेडकर वादियों से सीखा है कि आंदोलन कैसे नहीं चलाया जाए। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, हमें बाबा साहब से सीखना है, मान्यवर साहब काशीराम जी से सीखना है, हमें महामना ज्योतिबा फूले से सीखना है, अपने समाज के महानायकों से सीखना है कि आंदोलन कैसे चलाया जाए। लेकिन जिस ढंग से हम आंदोलन चला रहे हैं इसमें शहादतें ज्यादा होंगी और मिलने वाला ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए हमें सीखना चाहिए बाबा साहब से। बाबा साहब को बचपन में स्कूल में नहीं बैठने दिया। बाबा साहब
डंडा लेकर के नहीं गए, विदेश में जाकर के ज्ञान को हासिल करके और अपनी कलम से कैसा कानून बना दिया, जिनको कभी स्कूलों में जाने नहीं दिया था उन सबको स्कूलों में जाकर के बिठा दिया। ये जवाब था उस प्रतिबद्धता का। बचपन में जिसे पानी नहीं पीने दिया, अपनी कलम की ताकत पर, अपने आंदोलन की ताकत पर इस देश के तमाम नागरिकों के घर घर में पानी पहुंचा दिया। ये सरकार की जिम्मेदारी लगा दी। हमें सीखना चाहिए कि आंदोलन कैसे चलाना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। जिस बैलगाड़ी में भीम को बैठने नहीं दिया, उसी भीम ने अपनी कलम की ताकत पर लिख दिया। इस देश की बैलगाड़ी नहीं, रेलगाड़ी भी भीम की संतान चलाएंगी और हवाई जहाज भी उठाएंगी। बैठने की बात नहीं, लोगों को मंजिल तक पहुंचाएंगी। हमें सीखना चाहिए कि आंदोलन कैसे चलाना है। बाबा साहब को न्याय नहीं मिला, चुनाव जीतने नहीं दिया, चुनाव में हरा दिया। हम कभी राजा की झांकी नहीं देख सकते थे, राजा की सवारी नहीं देख सकते थे, और बाबा साहब ने हमें राजा बनाने का हक दे दिया। और जो कौम राजा बनने का हक जानती है, अंगूठे की ताकत को पहचानती है, वो देश का हुक्मरान हुआ करती है। समझना है। आप खुश हो गए होंगे कि हमने आंदोलन किया और सरकार ने कानून बना दिया। सरकार ने कानून बना दिया, ये बात सच है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि कानून को माना ना जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कानून तो बना दिया, लेकिन पुलिस तो हमारे पास है, हम कहेंगे सो करेगी। कानून तो बना दिया, मुकदमे दर्ज तो हो जाते हैं, न्याय कितने लोगों को मिला? 100 में से 10 लोगों को भी न्याय नहीं मिलता है। 90 लोग समझौता करके घर बैठ जाते हैं। ये आंदोलन का परिणाम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि समाज के साथ न्याय हो, तो छोटा लक्ष्य अपराध है, इस बात को स्वीकार करो। छोटा लक्ष्य अपराध है। हम छोटे छोटे काम करने में खुश हो रहे हैं। सारे बुद्धिजीवी लोग बाबा साहब के सिद्धांतों को बदलने में लगे हैं। मैं याद दिला रहा हूं, जो ये सिद्धांत बदल जाता है, परिणाम गलत हो जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है शिक्षित करो, आंदोलित करो और संगठित करो। लेकिन हम बुद्धिजीवियों ने अपने हिसाब से अर्थ बदल लिया। एजुकेट को कहा शिक्षित बनो, एजिटेट को कहा संगठित रहो और ऑर्गेनाइज को कहा कि संघर्ष करो। इतना सा बदलाव, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इस देश का सारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ने के बाद उसे आंदोलित होना चाहिए था, पढ़ने के बाद उसे ठीक में समझ में आना चाहिए था और ठीक समझने के बाद उसे सही रास्ते पर चलना चाहिए था। याद करो बाबा साहब की बात। बाबा साहब ने कहा था, ये मेरे पढ़े लिखे नौजवानों, कम से कम महीने में एक बार गांव की गलियों में जरूर जाना। नहीं मानी बात हमने। फिर कहा अगर इतना ना करो तो सूट बूट पहन करके गांव की गलियों में पर घूमाना, लोग आपको ऐसा देखेंगे तो प्रेरित होंगे, आगे बढ़ेंगे। ये था बाबा साहब का आंदोलित हो जाना। एजुकेशन के बाद हमें आंदोलित होना था, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए ये समझ में आना चाहिए था। लेकिन हमने क्या कहा, बड़ा मुश्किल है। हमने कुछ नहीं बदला, शुद्ध बदल दिया। शिक्षित बनो की जगह संगठित कर दिया, आंदोलित होने की जगह संगठित कर दिया और सारे बुद्धिजीवी संगठन बनाने में लग गए और देखते देखते हजारों संगठन खड़े हो गए। संगठन तो हजारों हैं, लेकिन संगठित कोई भी नहीं है। संगठन हजारों हैं, संगठित कोई भी नहीं है। बाबा साहब को मानने वाली संतानों से क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि बाबा साहब के बनाए सिद्धांत बदल दे? इसीलिए जुर्म होता है, क्योंकि हम सिद्धांत सही नहीं समझ पाए और जो ही हम आंदोलित हो जाते, हम संगठित रहना सीख जाते और संगठित जो रहना सीख जाता है उस पर कोई जुर्म नहीं करता है। इस देश में बहुत बार बंद हुए हैं, इस देश में बहुत बार भाग बंद हुए हैं। क्या कोई मरा? क्या किसी पे मुकदमे दर्ज हुए? अज्ञात लोगों के नाम पर मुकदमे दर्ज कर देते हैं और प्रतिभाशाली नौजवानों को जेल में बंद करके उसका करियर बिगाड़ देते हैं। ये साजिश करते हैं वो लोग और हम
अपने अपने संगठन का बैनर लगा करके बाबा साहब की जय भीम के नारे लगाते चलते हैं। वो जानते हैं बाबा साहब की जय भीम करने वाले लोग संगठित नहीं है, इसलिए खुल करके जुल्म करते हैं। अगर जुल्म का बदला लेना है, जुल्म से बचना है, तो मानवर साहब काशीराम जी से सीखो। 6743 जातियों में बटे हुए समाज को एक नाम दिया, बहुजन समाज। और जो ही बहुजन समाज का आगाज हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके हाथ में थी। जातियां हमारी दुश्मन है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का, बाबा साहब का नाम लेने वाले, बाबा साहब के नाम से संगठन चलाने वाले जातिवादी लोग हैं, जातिवाद से प्रेम करते हैं। अगर आप संगठित होना चाहते हैं, मजबूत समाज बनाना चाहते हैं, देश के हुक्मरान बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। केवल जाति तोड़ने की घोषणा करो कि आज के बाद मेरी कोई जाति नहीं है और मैं किसी जाति को स्वीकार नहीं करूंगा। एक घोषणा के साथ बहुजन समाज का निर्माण हो जाएगा। हम अपने पिछड़े भाइयों से मिलने लगेंगे, रोटी बेटी के संबंध बनने लगेंगे। फिर जुल्म का मुकाबला करने के लिए कोई एक जाति नहीं, 6743 जातियां एक साथ खड़ी हो जाएंगी और एक साथ खड़ी हो जाएंगी। तब हमारा नारा होगा, जातिवादी है वह अपराधी है। जो जातिवादी है वो अपराधी है। एक नारा लगाइए, जो जातिवादी वो अपराधी है, क्योंकि इस देश में जुल्म जातिवादी कर रहा है, जातिवाद के नाम पर कर रहा है, जाति के नाम पर कर रहा है। अगर हमने इतना करना सीख लिया तो मैं समझता हूं हमारा आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी आरक्षण बचाव की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को माने, लेकिन मुझे कहने का हक है, इसलिए कह रहा हूं। आरक्षण बचाओ कोई आंदोलन नहीं है। पहले तो सरकार बनाते हो, फिर आरक्षण को गवाते हो और फिर कहते हो आरक्षण बचाओ, उनसे मांगते हो। या आरक्षण की जरूरत नहीं है। इस सरकार ने सही पहल कर दी है, 10% आरक्षण दिया है, गलत दिया है। उसे 15 देना चाहिए था, उसे 15 देना चाहिए था और आर्थिक आधार को खत्म करके 15 को 15 दे देना चाहिए था, तो 85 हमारे पास अपने आप बच जाता। और ये काम आप लोग कर सकते हो। अभी जो कल घटना घटी है, ये इस काम को कर सकती है। इस देश में जातिवादी व्यवस्था है, तो जाति के नाम पर बराबर का हक दे दो। पिछड़ों को 52 दो, 27 क्यों दिया? ये बेईमानी है। 52 लोगों को 27 दे रहे हो, बेईमानी है, और 15 को 50 दे रहे हो, ये बेईमानी है। आवाज उठाना शुरू करो। जरूरत नहीं आवाज उठाने की, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। बहुत सारे काम शोर मचाने से नहीं चलते हैं, बहुत सारे काम चुप होने से चलते हैं। याद रखना, आरक्षण बचाने की मांग करोगे तो आरक्षण खत्म होता चला जाएगा और आप कहो कि हमें नहीं चाहिए आरक्षण। इस देश के तमाम संसाधनों में बराबर की भागीदारी चाहिए, बराबर की भागीदारी चाहिए। संविधान लैंड रिफॉर्म की बात करता है। बाबा साहब ने लैंड रिफॉर्म की बात की थी, हमें लैंड रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। इस देश में कोई स्कूल प्राइवेट नहीं हो। इस देश की सारी शिक्षा व्यवस्था सरकार के अंडर में होनी चाहिए। डीएम का बेटा भी वहीं पढ़े और पीएम का बेटा भी वहीं पढ़े। डीएम और पीएम जब साथ बैठ करके पढ़ेंगे तो हमें आरक्षण की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम दूसरी व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं। हमारे सारे बुद्धिजीवी लोग अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ाते हैं जो स्कूल उन लोगों को तैयार करता है, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का काम करता है। हम मकान बनाने में लग गए, आरक्षण नहीं बचेगा। मकान बनाने से आरक्षण नहीं बचेगा, समाज बनाने का काम करना होगा। और समाज बनाने का काम जब होगा तो देश का बहुजन बहुजन के लिए काम करना शुरू करेगा। आपके हाथ में शिक्षा की बागडोर नहीं है, हमारे पास आर्थिक तंत्र नहीं है। हम आरक्षण बचाओ की बात करते हैं, नौकरियां खत्म कर दी गई और हमें एहसास नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नौकरियां मत मांगो, इस बाजार में अर्थव्यवस्था पर अपना अधिकार कायम करो। इस देश के बाजार में दुकानों का आवंटन कोई नहीं करता है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। आप अपनी बस्तियों को बाजार बनाओ, नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाओ। जिस दिन नीचे दुकान ऊपर मकान बनेंगे, आपकी बस्ती
बस्तियों में कारोबार होने लगेगा, व्यापार होने लगेगा, हम नौकरियां नहीं मांगेंगे। और जिसके पास व्यापार होता है वो देश की दिशा को तय करता है, वो देश की सरकार को चुनता है। इसलिए अपने निशाने बदल लो, अनावश्यक रूप से ऊर्जा को खर्च मत करो। बस इन्हीं बातों के साथ एक बार पुणे में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं तमाम लोगों के लिए, शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है, और उनके माता पिता के लिए साधुवाद देता हूं। आपने एक बहादुर बच्चे को जन्म दिया है। और एक बात बता करके बात खत्म कर रहा हूं, शहादत होती है तो हमें दुख होता है, लेकिन मरना सबको है, सभी लोग मरेंगे, पहले भी बहुत मरे हैं। जो जीना चाहता है और अगर वो मरने से डरता है तो उसे मारने की जरूरत नहीं होती है। जो जीना चाहता है और मरने से डरता है उसे मारने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही मुर्दा पड़ा है। लेकिन जो जीना चाहता है और मरने से डरता नहीं है, जीने का हक उन्हीं को है। पहला हक इन 13 बहादुर नौजवानों को। शहादत दी है, भले शरीर मर गया लेकिन पत्थर के रूप में फौलाद बन करके हमारे सीने पर बैठे हैं, पत्थर के रूप में फौलाद बन करके सीने में बैठे हैं। भले हम किसी का नाम भूल जाएंगे लेकिन इनकी शहादत हर एक नौजवान को जीना सिखाएगी, अधिकार के लिए लड़ना सिखाएगी। मैं उनके माता पिता से कहना चाहता हूँ, धन्य है आप, धन्य है आपके सपूत, धन्य आपकी परवरिश। आपने अपने संतान को ऐसा जज्बा दिया, ऐसी हिम्मत दी। संतानें सभी की मरेंगी लेकिन आपकी संतान कभी नहीं मरेगी, इस बात का हमें गर्व है। और आपसे भी क्या कहना चाहता हूं, सिर्फ नारे लगाने में ऊर्जा खर्च मत करो, सिर्फ नारे लगाने में ऊर्जा खर्च मत करो। आंदोलन कैसे चलाना है, समाज को कैसे तैयार करना है, एकजुट हो जाओ। और इस पहल के लिए मैं साधुवाद देता हूं उपासक बालक राम जी को, शशि भूषण जी को। मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि नाम नहीं जानता हूं। सारी टीम को मैं साधुवाद देता हूं कि इन्होंने पहल की और देश की राजधानी में एक आगाज किया है कि शहादत का सम्मान देना बहुजन समाज जानता है, और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं भी आपसे एक अपील कर रहा हूं, छोटे लक्ष्य छोड़ करके, अपने संगठन की सीमाओं से बाहर निकल करके छोटे काम अपने बैनर से करो, छोटे काम अपने संगठन से नाम से करो, लेकिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन में अपनी दायरे को छोड़ करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनने का काम करो। क्योंकि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, हम सबके नेता बाबा साहब हैं, बुद्ध हमारे शास्ता हैं, हम सबके शास्ता बुद्ध हैं, तो फिर हमारे रास्ता अलग अलग क्यों हो? जब एक शास्ता है, एक हमारा नेता, एक मसीहा है, तो हमारे रास्ते भी एक होने चाहिए। चाहे आप कार में बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे रेलगाड़ी में बैठे हो, मंजिल तो दिल्ली ही होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया, मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट, नई नई सूचनाएं आपको तुरंत मिलती रहेंगी। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक या जो भाई लोग हमारे चैनल को YouTube पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे हमारे चैनल का नाम न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें, एक साथ लिखने के बाद उसे सर्च करें, और जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का नाम खुलकर आपके सामने आ जाएगा। फिर उस चैनल आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पुनः सभी दर्शकों का एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।